करो फिर। एसएसबी ने क्लास 4 की पोस्ट एडवर्टाइज की। एडवर्टाइज करते ही एडवर्टाइजमेंट में ये लिख दिया कि वो लोग जो 12th क्लास से ज़्यादा जिनकी पढ़ाई लिखाई है वो एलिजिबल नहीं होंगे क्लास 4 की पोस्ट के लिए। इसको लेकर जो है जब बच्चों ने अप्लाई करने की भी कोशिश की, अगर एक शख्स जो है वेबसाइट पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहा है और क्लास 4 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है तो उसे जो है एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। ये किस हद तक लीगली साउंड है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और साथ ही में सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया कि अगर आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये किस हद तक लीगली साउंड है? देखिए, इसमें लीगली बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन देते हो रूल्स में, किसी भी रूल में, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी जिसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट की जो है 10th है या 12th है, लेकिन उसकी अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यू कांट आस्क हिम कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट इज़ हिज चॉइस। अगर वो अपनी हायर क्वालिफिकेशन के बावजूद भी अगर वो नीचे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते ये कह के कि तुमने क्वालिफिकेशन ज़्यादा ऑब्टेन कर ली तो लिहाजा तुम्हारा राइट जो है वो नीचे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं हुआ। हाँ, गवर्नमेंट के पास ये होता है कि आप हायर क्वालिफिकेशन की वेटेज जो है वो देते हो या नहीं देते हो, वो डिसीजन दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह सकती है कि क्लास 4 पोस्टों के ऊपर जो है हम ग्रेजुएट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या जिनकी उनसे भी ऊपर क्वालिफिकेशन है, हम उनको हायर क्वालिफिकेशन के लिए वेटेज नहीं देंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12th वाला जो है दैट इज़ ए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन। बट दैट डजंट मीन कि जो 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन जिनकी है और जो अपनी कैंडिडेचर को 12th की क्वालिफिकेशन तक ही रखना चाहते हैं कंसिडरेशन में, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। सो लिहाजा इस तरह की कोई कंडीशन रखना पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है। और अगर ये कंडीशन कंटिन्यू होती है और कल ये मसला जो है कोर्ट में जाता है तो उसमें डेफिनेटली जो मेरी सोच के हिसाब से कोर्ट जो है उसमें यही फाइंडिंग देगी कि ये जो है कंडीशन जो है ये इलीगल है और इस कंडीशन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जब इस तरह की एक प्रोसेस रिक्रूटमेंट की आपने शुरू की और आप गवर्नमेंट के एश्योरेंस के हिसाब से 80,000 के करीब पोस्टें जो हैं वो फिल होनी हैं, उन 80,000 पोस्ट में से भी मैं अगर समझता हूँ ठीक तो 70-80% पोस्ट जो हैं वो यही होंगी जो क्लास 4 या इस लेवल की होंगी। ऑफिसर लेवल की पोस्टें जो है वो कम ही होती हैं। अगर उसी के ऊपर आप डिस्प्यूट क्रिएट कर दोगे कि किसने अप्लाई करना है और किसने अप्लाई नहीं करना है और कल ये लिटिगेशन में चला जाएगा और सारी की सारी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी, तो उससे किसको फ़ायदा होगा? जो फ़ायदा जनता को पहुंचना चाहिए वो विद क्लैरिटी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की कंडीशंस रखना जो है ये दर्शाता है कि कोई सीरियस थिंकिंग कहीं पे जो है वो रुकी हुई है। ये डिसीज़न मेकिंग कोई इतनी मुश्किल काम नहीं था। अगर गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी जो है वो रेक्टिफाई कर ले, क्योंकि अभी एप्लीकेशंस ही उसकी फाइलिंग चल रही है, तो एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की साइड से आना कि आप 12th की बेस के ऊपर या 10th की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सो ए पर्सन हु इज़ अप्लाइंग इज़ नॉट डिबार्ड दैट ही इज़ होल्डिंग ए हायर क्वालिफिकेशन। देखिए, मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, नौकरी जो अवेलेबल हुई वो हुई क्लास 4 की, और मुझे लगता है कि कुछ नौकरी तो कर लेनी चाहिए। अब भूखे मरने से अगर मैं क्लास 4 की नौकरी पे काम करना चाहता हूँ तो क्या गवर्नमेंट मुझे ये कहेगी कि नहीं तुम्हारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, नौकरी छोटी है, इसलिए तुम भूखे मर जाओ लेकिन नौकरी नहीं करने देंगे? ये तो अनजस्टिफाइड सी बात है। इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ जो है जजमेंट्स कोर्ट की आई हुई हैं कि ओवर क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए, इस पे लॉ पूरा का पूरा सेटल्ड है। क्वालिफिकेशन आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इस पे गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि पर्सन हु इज डिजायरस, हु इज विलिंग टू अप्लाई फॉर ए पोस्ट एंड हु इज होल्डिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी, he should be permitted to apply upon that. The government can take a decision। जैसे टीचर की सिलेक्शन होती है तो टीचर की सिलेक्शन में होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है। उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन होती है तो आपको हायर मार्क्स मिलते हैं, हायर वेटेज मिल जाती है। सोच ही है कि एक टीचर जो है वो 12th पास अगर टीचर होगा, ग्रेजुएट टीचर होगा, तो उससे जो जिसने पीजी की है या जिसने बीएड की है, एमएड की है, वो ज़्यादा बेटर पढ़ा सकेगा। तो इसलिए उनकी हायर क्वालिफिकेशंस दी जाती है ताकि उनको वेटेज दिया जाए। आपको लगता है कि क्लास 4 के लिए जो है वो
हायर क्वालिफिकेशन वाले आपको जो है वो नहीं उतना बेटर रिजल्ट देंगे, या उनमें से कोई मेंटल ब्लॉक होगा कुछ, तो आप उनकी हायर क्वालिफिकेशन को जो है वो वेटेज मत दो। ये हो सकता है, ये लीगली पॉसिबल है कि हायर वेटेज को ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सिलेक्शन में हायर वेटेज को जो है वो मार्क्स जो है एडिशनल दिए जाएं, लेकिन रोकना जो है वो बिल्कुल लीगली पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है, जो भी ऑफिसर इसमें डिसीज़न ले रहे हैं, एसएसआरपी के ऑफिसर्स होंगे या बाकी जहाँ से भी वो ओपिनियन ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ओपिनियन जो है बिल्कुल गलत ओपिनियन है। एक आर्ग्यूमेंट जो दी जा रही है 12th क्लास से ऊपर जिनकी क्वालिफिकेशन है उन्हें डिबार करने की, वो ये है कि पोस्ट क्लास 4th की है। अगर एक 10th पास, 11th पास, 12th पास बच्चा जो है वो अप्लाई करता है, वहीं दूसरी ओर एक पोस्ट ग्रेजुएट भी कम्पीट कर रहा है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? देखिए, ये वो सोच नहीं है शायद। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो क्रिएट हो जाती है जब आप एडिशनल वेटेज नहीं देते हो। अगर आप एडिशनल वेटेज नहीं दो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हर 10th वाले ने भी 10th की बेस के ऊपर अप्लाई करना है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ने भी उसकी बेस के ऊपर 10th के ऊपर ही अप्लाई करना है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बन जाती है। हायर क्वालिफिकेशन, ये मानसिकता ये है कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो बेसिकली पियन हो गया, कोई अर्दली हो गया, ऑफिस में उनका काम है पानी भी लाना है, फाइल्स लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये मानसिकता ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो रेडिली इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेगा, आनाकानी करेगा। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। आप कोई बच्चा अगर ज़्यादा पढ़ जाता है तो उसको आप उसकी ज़्यादा पढ़ाई की वजह से पनिश नहीं कर सकते हो। आई कैन नॉट बी पनिश्ड कि मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। कम पढ़ाई करना जो है वो हो सकता है कि आप किसी को रोकने के लिए, किसी पोस्ट के ऊपर अगर क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट है तो आप कहोगे कि जो 10th या 12th वाला है वो इस पर अप्लाई नहीं करे बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएट की है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट की है लेकिन जो पीजी वाला है वो अप्लाई नहीं करे, क्योंकि जो पीजी वाला है वो ग्रेजुएट तो है ही। सो इसलिए ये स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल किया गया, अब इसमें बड़ा वेग सी बातें जो है सुनने को मिलती हैं। गवर्नमेंट कहती है जी हमने तो किसी को मना नहीं किया है, ये कहते आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, आप उसमें हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन मत करो। आप लोगों से क्या चाहते हो, लोग झूठ बोलें, झूठे वो भी है ना कि अगर आप अप्लाई भी करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वेबसाइट एक ही है जिसे आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और क्लास 4th के लिए भी कर रहे हैं। अगर आपने अकाउंट असिस्टेंट में मेंशन कर दिया कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप इनएलिजिबल हो गए हैं दूसरी पोस्ट के लिए। अगर आप फॉर्म भरते हो और उसमें ये लिख देते हो ये ना, आप क्या, गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रॉम्प्ट कर रही है कैंडिडेट्स को? गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट ये कर रही है क्योंकि अगर आप 12th से ऊपर लिखोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। 12th तो आप हो ही, तो इसलिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो अपनी क्वालिफिकेशन 12th, ऊपर वाली लिखो नहीं। यू आर प्रॉम्प्टिंग द पीपल टू मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स। जिसकी क्वालिफिकेशन 12th से ऊपर है उसको मेंशन तो करना है कि मेरी क्वालिफिकेशन 12th के ऊपर है। या तो आप एक फॉर्म बनाओ जिसमें ये लिखो ही नहीं, आप उसमें सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मांग लो कि 12th के अपने नंबर्स जो हैं वो बता दीजिए कि आपके कितने नंबर है, कौन से साल में आपने किया। यू डोंट से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। एवरीबॉडी विल फिल हिज फॉर्म 12th के बेस के ऊपर जितने नंबर है। फिर आप उससे ये मत पूछो कि 12th के ऊपर वाली आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या हो सकती है, आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ये लोगों के साथ बेईमानी करने की जो है ये सोच जो है, ये मुझे लगता है कि ये बदलनी चाहिए। और इन एनी केस मैं आई होल्ड माई ओपिनियन कि जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन से ऊपर है आप उसको रोक नहीं सकते हो। ये जो एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी भी है, वो हालात देखिए कि इस स्टेट में नौकरियां कितनी आप क्रिएट करते हो। अगर आपकी स्टेट में एक पीजी विलिंग है आज कि वो क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई करे, वो पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई करे, तो दिस इज़ टेलिंग अपॉन आवर सिस्टम कि हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को उनके क्वालिफिकेशन के माकूल नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि उनको नौकरियां हम बेटर नहीं दे पाते हैं तो इनको जो अवेलेबल नौकरी हैं उस पर वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये बड़ी बेइंसाफ़ी वाली बात होगी। साहब अभी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर हमेशा रिक्रूटमेंट में इस तरह के लेक्यूनास रख दिए जाते हैं जिससे और ज़्यादा ये प्रोसेस जो है वो स्टॉल हो जाए? अभी भी अगर कोई उठकर कोर्ट चला जाता है इसी मैटर को जो है अगर लिटिगेशन में फंसा देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मैटर और बहुत लंबा खिंच जाएगा और फिर से वो सभी लोग जो इंतजार कर रहे थे कि रिक्रूटमेंट शुरू होगी वो और देर उनको इंतजार करना पड़ेगा कि अब ये मैटर पता नहीं कब तक सॉल्व होगा? देखिए, मेरा कंसर्न यही है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो अनफॉर्चुनेटली ये पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये रुक जाती है।
अब मसला ये है कि जैसे जेके बैंक की रिक्रूटमेंट में हुआ, जेके बैंक की रिक्रूटमेंट में भी कुछ कमियां जो हैं सिलेक्शन प्रोसेस जब शुरू होती है तो उसमें आ गई। हालांकि कोई अगर ठीक ढंग से सोचता तो उसको पता चल जाता कि जेके बैंक की रिक्रूटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो नहीं होनी चाहिए थी और सारे का सारा मसला जो है वो ठीक हो जाता। आज के दिन में ये फैसला लेना कि ये हम जो कर रहे हैं कि इसमें हम हायर क्वालिफिकेशन जो है उसको अप्लाई करने से ही रोक रहे हैं, ये कल जाके इस सिलेक्शन प्रोसेस को फिर रोकेगा। फिर 2 4 5 महीने चलने के बाद आपको फिर रुकना पड़ेगा। तो उस स्टेज को आने से पहले जो है बेटर है कि इसी स्टेज के ऊपर एक प्रॉपर फैसला करके इस सारी कमियों को अभी से दूर किया जाए। एक और मामला जो बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स थे, जो चेयरमैन थे, दे वर सपोज टू बी मेंबर्स ओनली अंटिल द अपॉइंटेड डे जो था October 31, लेकिन November 23 तक क्योंकि कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं थी, दे कंटिन्यूड टू फंक्शन। उसके बाद उन्होंने नवंबर के 3 हफ्तों में, जिन 3 हफ्तों में वो दे कंटिन्यू टू बी मेंबर्स, उन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए। केएस मेंस का रिजल्ट आया या और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट लग रहे हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट हुए। अब जो है लीगैलिटी का सवाल है, जो हमारी बात भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा से हुई, उनका भी ये कहना है कि मैटर क्लियर नहीं है लीगली कि वो डिसीजंस क्या लीगल थे या नहीं थे। इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को इस समय? देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के वो मेंबर्स जिनका कि टेन्योर ख़त्म हो गया था, उस टेन्योर के बाद भी उन्होंने काम किया है। दिस वाज टू द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहीं चोरी छुपे तो नहीं हुआ। गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग 31 अक्टूबर के बाद भी काम कर रहे हैं और उस अरसे में उन लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेसेस को किया है, इंटरव्यू प्रोसेसेस भी हुई हैं। और उस इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद कुछ केसेस में तो सेलेक्ट लिस्ट बनी, कुछ केसेस में आगे वाली, जैसे केएस में आगे वाली प्रोसेस शुरू होगी, अब आगे इंटरव्यू की प्रोसेस आनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि 31 अक्टूबर के बाद जो उन्होंने किया है वो जस्टिफाइड ऐसे रखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि तब उनका टेन्योर नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में अब फैसला लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर गवर्नमेंट ये फैसला करे कि उनका टेन्योर जो है बाद वाला 31 के बाद वाला उसको रेगुलराइज किया जाए, सो दैट जो उन्होंने एक्शन की हैं 31 के बाद उसको लीगलाइज किया जाए। वो प्रोसेसेस जो है वो ख़त्म नहीं हो, वरना लोगों को फिर दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो वापस पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो किसी हालत में भी जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है किस हद तक सही है कि 31 अक्टूबर के बाद लगभग 1 महीने का समय दिया गया और उन्हें इंटीमेट भी नहीं किया गया कि वो अब मेंबर्स की कैपेसिटी में या चेयरमैन की कैपेसिटी में काम कंटिन्यू जेकेपीएससी में नहीं कर सकते, जबकि अक्टूबर से लेकर अगस्त 5 से लेकर अक्टूबर 31 तक समय था ये सभी डिसीजंस लेने का कि कौन कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फ्रेम हो सकते थे। गलती तो दोनों साइड से हुई है। गलती तो गवर्नमेंट की साइड से हुई है कि गवर्नमेंट ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि अब आप लोग काम करना बंद कर दो 31 अक्टूबर को। काम तो करने दिया, ऑफिस तो उन्होंने ऑफिस होल्ड किए, ऑफिस में जाते थे। और उनकी साइड से भी गलती है, मेंबर्स की साइड से भी गलती है कि जिनको पता था कि 31 अक्टूबर को हमारा टेन्योर खत्म हो गया है, लेकिन देवर कंटिन्यूइंग। अब वो कंटिन्यू कर रहे थे, उनको शायद कोई ऐसी उम्मीद थी कि हमको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। बात यह है कि आज के दिन में हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि जब इस पीरियड में तकरीबन 1.5 महीने का पीरियड, जिसमें वो मेंबर्स जो हैं वो काम करते रहे, उन्होंने प्रोसेसेस की। अब इस टेन्योर को हमने रेगुलराइज कैसे करना थी? 2 तरीके हैं। या तो आप गवर्नमेंट ये कहेगी कि जो 31 अक्टूबर के बाद उन्होंने काम किए वो सारे के सारे नॉन-एस्ट हैं, नॉन एग्जिस्टिंग है, और वो सारी की सारी कार्रवाई फिर 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। उसका मतलब है कि जितनी प्रोसेसेस उन्होंने की हैं 1.5 महीने के पीरियड में, वो दोबारा सारी की सारी होंगी। वो मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई होगा। गवर्नमेंट के लिए ये आसान फैसला होगा कि उनके पीरियड को जो है उस पीरियड में रेगुलर, क्योंकि काउंटर कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई और बंदा लग गया था और उसके बाद उन्होंने काम किया, तो उस पीरियड को रेगुलराइज करना ही एक जो है वो विकल्प हो सकता है। गवर्नमेंट ये फैसला करके कि उनका जो कंटिन्यूड पीरियड है उसको रेगुलराइज किया जाए, ताकि एटलीस्ट जो उन्होंने काम किए हैं, सो दैट दोज वर्क्स कैन बी एक्टेड अपॉन। आखिर में सेठ साहब आपसे समझना चाहूंगी कि लगभग 6 महीने का वक्त लग गया दोबारा से जेकेपीएससी को फंक्शनल करने में। अब पीएससी में चेयरमैन भी आ चुके हैं, मेंबर्स भी जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पीरियड को जो है, जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, उसे क्लियर करने में सरकार को समय क्यों लग रहा है? ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो
चीज़ों को जो है वो स्पीड अप उतना नहीं किया जाता जितनी जो जल्दी जो है वो उनको होना चाहिए। इसका जल्दी फैसला होना, और मुझे लगता है कि ये 2-4 दिन में ही इसका डिसीज़न जो है वो कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे ज़्यादा डिले करने जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा पब्लिक में, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा उन लोगों में जो कि इस पीरियड में जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और जो लोग क्लियर हो गए या जो आगे वाले स्टेप पे चले गए। और ये कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सवालिया निशान हो जाता है। इस तरह की डिलेज़ करना जो है वो जनता में रोष पैदा करेगा, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशंस को अवॉइड गवर्नमेंट को इमीडिएटली करना चाहिए। इस पे ज़्यादा डिले करने से नुकसान होगा, किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। सर साहब, कोरोना वायरस के केसेस जब हम जम्मू कश्मीर में देखें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी जो है BN हॉस्पिटल को सील किया गया, नए केसेस जो हैं वो आए हैं। ऐसे में भी टूरिस्ट के लिए SOP इशू हो रहे हैं कि अब टूरिज्म जो है वापस से रिवाइव किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा पार्क्स खोल दिए गए, अनलॉकडाउन में जो है अलग अलग चीज़ें खोली जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में और कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्शियल लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। ये किस तरह की कोविड की मैनेजमेंट आपको नजर आ रही है इस समय? देखिए, एक तो मैनेजमेंट के ऊपर तो सवालिया निशान है ही। जनता में जो है ये सीरियस एक डिबेट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को जिस हिसाब से चीज़ों को खोलना चाहिए उस हिसाब से खुली नहीं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी रोष ज़रूर करना चाहूँगा कि जनता भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रही है। कल पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो पत्नी टाप में और नथा टाप में जो है वो गए हुए हैं। अगर आप नगरोटा वाली साइड पे शाम को जाएंगे तो आप IIT के आसपास जो है फूड जॉइंट्स जो बने हुए हैं वहाँ पे देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे फूड आइटम्स वहाँ से लेते हैं। और इतना रश होता है बिकॉज मैं कल कटरा से वापस जम्मू की तरफ आ रहा था तो आइसा कि वहाँ पे तो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। या नहर की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि जिसमें काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, बगैर मास्क के नहर में बैठे हुए हैं या नहर में नहा रहे हैं। अब जनता जो है वो क्या चाहती है? जिस सीरियसनेस से हमने लॉकडाउन की प्रोसेस में हम गए थे, जो सीरियसनेस उस टाइम पे थी, अब इफ़ यू रिमेंबर कि कोई आदमी घर से बाहर निकलता था तो पुलिस वाले उसके ऊपर सख्ती भी करते थे। ये भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि वहाँ पे मार पिटाई भी हुई। मैं जस्टिफाई उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन दैट वाज द काइंड ऑफ सीरियसनेस जिसके साथ इस प्रॉब्लम को डील किया जाता था। जब मरीजों के बढ़ने की तादाद जो है कुछ सैकड़ों में थी तो हम लोगों ने पूरी सख्ती के साथ पालन किया। अब मरीजों के बढ़ने की तादाद जो है वो हज़ारों में हो गई और हम लोग रिलैक्स हो गए। अब जनता को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ छड़ी को लेके नहीं करवाई जाएगी उनसे, उनको खुद भी सजग होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप लोग सीरियसली इस चीज़ को सोचिए। जैसे बाकी स्टेट्स में यूपी ने वीकेंड्स पे जो है वो लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि वीकेंड्स पे लोगों के ज़्यादा बाहर निकलने का होता है। बाकी चलें आप वर्क एट होम है या कोई ऑफिस में भी जाते हैं तो वीकेंड्स में सैटरडे संडे फ्राइडे भी आधा दिन जो है वो फ्री जब पीरियड होता है तो लोग इस पीरियड को जो है वो पिकनिक टाइम की तरह उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। तो वीकेंड्स पे जो है वो डेफिनेटली लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वीकेंड पे जो है वो लॉकडाउन हो। और जिस तेज़ी से रेड जोन और कंटेनमेंट जोन जो है वो जम्मू में और ख़ासकर कश्मीर में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर चेंज करनी चाहिए। जिस स्ट्रेटजी के साथ हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना वायरस से लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, वो स्ट्रेटजी जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे रही। गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ेगा, हमारे को एक्टिव स्ट्रेटजी के ऊपर आना पड़ेगा। सब कुछ जो है इस भरोसे पे छोड़ दें कि गवर्नमेंट जो कहेगी जनता उससे आगे बढ़ के जो है वो साथ देगी और करेगी, ऐसा नहीं हो रहा है। सो गवर्नमेंट को दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड रियलिटी क्या है।
हमारे में ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन वो फॉलो करती है कि बाकी वाली स्टेट्स में जो है या दिल्ली में क्या फैसला हुआ और उस फैसले को जम्मू कश्मीर में फैसले दिल्ली वाली सिचुएशन या यूपी वाली सिचुएशन या बाकी वाली सिचुएशन के हिसाब से नहीं होंगे। हमारा एसओपी जो बनेगा कोरोना के ऊपर वो तभी बेनिफिट देगा कि अगर वो स्पेसिफिक टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो। हमारी पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की जनता की सोच पिक्यूलियर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच और पंजाब के लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल थिंकिंग। वो कैसे सोचते हैं? आपको जो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं वो जनता को ध्यान में रख के, जनता की क्या सोच है उसके बारे में रख के करनी पड़ती हैं। एक रीविजिट करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़रूरी है ताकि एक्चुअल बेनिफिट जो है वो ग्राउंड के ऊपर पहुँचें। और आई एम सॉरी टू से, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स, रिक्वेस्ट ऑन दिस बिहाफ, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतज़ाम है कोरोना के साथ लड़ने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल पार्ट ऑफ इट। मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे अभी नहीं बात करूँगा। मेडिकल ग्रॉसली इनसफिशिएंट। आपके पास हॉस्पिटल्स के बेड्स हों, आपके पास वेंटिलेटर्स हों, आपके पास बाकी सामान हो, आपके पास पीपीई किट्स हों, एब्सोल्युटली ग्रॉसली इनसफिशिएंट। इस सिचुएशन में वी आर ओनली होपिंग कि कोरोना वायरस जो है बड़ी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में न फैले। अगर बड़ी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में फैल गया, जिसके इम्कानात पिछले कुछ दिनों में दिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसके पास हाथ खड़े करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कोरोना वायरस को लेकर और ज़्यादा सीरियसनेस बरतने की ज़रूरत है। क्लास 4 पोस्ट को लेकर इन्होंने कहा कि आप डिबार नहीं कर सकते जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं उन्हें जो है पार्टिसिपेट करने से, और साथ ही में जेकेपीएससी में जितने भी डिसीजंस अक्टूबर के बाद नवंबर तक लिए गए उनको लेकर सरकार को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। मुझे पल्लवी सरीन को दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्टेट लाइन न्यूज़।